स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 6-7 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जो थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करेगा। इस बटालियन का नाम स्वाभिमान बटालियन होगा और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? मुख्यालय इसका वाल्मीकि नगर होगा। वाल्मीकि नगर होगा। वाल्मीकि नगर होगा। और ये क्यों बनाया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसको क्यों बनाया। इसको इसलिए बनाया गया है कि बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में महिला की भर्ती कराई जा रही है। इसलिए थारू जनजाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पहली बार बिहार विशेष सशस्त्र बल का बटालियन तैयार किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, विश्व श्रवण दिवस कितने मार्च को मनाया गया है? ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 1 मार्च, सी 6 मार्च, डी 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। इसे WHO द्वारा मनाया जाता है। WHO द्वारा मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय जनेवा है। और इसके बारे में इस बार का थीम है जीवन के लिए सुनना ध्यान से सुनना। तो वही टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। वहीं बात करें 3 मार्च को, तो 3 मार्च को ही विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को और क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और एक चीज और जान लें इसके बारे में। और ग्रीन मफलर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को रोकने में किया जाता है। ग्रीन मफलर अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, ग्रीन मफलर का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। वहीं बात करें 1 मार्च को, तो 1 मार्च को क्या मनाया? 1 मार्च को विश्व नागरिक दिवस, 1 मार्च को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। और 1 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है, विश्व शून्य भेदभाव दिवस। विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। और आज 7 मार्च है, तो 7 मार्च को औषधि दिवस मनाया जाता है। औषधि दिवस मनाया जाता है। और ये बात करें तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है?
ऑप्शन ए तुर्की, बी सऊदी अरब, सी यूएई, डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूएई। यूएई को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। वहीं बात करें सऊदी अरब को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन तुर्की को पिछले साल 2021 में शामिल किया गया था। और तुर्की को कब शामिल किया गया है? तुर्की को 2021 में, पाकिस्तान को 2018 में। वहीं बात करें ये FATF कहाँ की संस्था है? तो FATF ये पेरिस बेस्ड संस्था है। ये किसमें कितने निगरानी वाले देश हैं? इसमें 23 देशों की निगरानी की सूची है, जिसमें मध्य पूर्व के साथी देश कौन से हैं? जॉर्डन और सीरिया, यमन भी शामिल है। वहीं बात करें यूएई में, तो यूएई में एक कॉर्पोरेट रजिस्ट्री की स्थापना हुई है। यूएई में क्या हुआ है? कॉर्पोरेट रजिस्ट्री की स्थापना की गई है और देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। तो आज का चौथा प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन ए कवच, बी रक्षक, सी नियंत्रक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कवच। कवच भारत की पहली स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। और रेलवे से रिलेटेड इसमें पूरा बताया है। यह सबसे पहले इसका जो कवच नाम दिया गया, इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। वो इसका परीक्षण कहाँ किया गया पहले जान लें। ये सतनत नगर शंकरपल्ली मार्ग पर किया गया है। और कौन से स्टेशन से? गुल्ला कुंडा स्टेशन से चिट्ठी कुंडा स्टेशन के बीच। वहीं बात करें ये स्टेशन कौन से रेलवे के कौन से जोन में पड़ता है? तो ये रेलवे का दक्षिण मध्य रेलवे में पड़ता है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन में पड़ता है, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद है। जिसका सिकंदराबाद है। और बात करें रेलवे, तो रेलवे में वर्तमान में 18 जोन हैं। और जो इसमें जो वर्तमान में जो नए जोन जो शामिल किया गया है, उसका नाम दक्षिण तट रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। बात करें जो दक्षिण कोस्ट रेलवे जो बना है, उसमें कितने मुख्यालय शामिल हैं? जैसे गुंटूर शामिल हैं, विजयवाड़ा डिवीजन है, जो पहले किस में था? पहले वो दक्षिण मध्य रेलवे में था। वहीं बात करें रेलवे के बारे में, तो रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज में एशिया का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी, एशिया का सबसे बड़ा
कुश्ती अकादमी का स्थापना करने की घोषणा की है रेल मंत्रालय के द्वारा। और वहीं बात करें भारतीय रेलवे का स्पेशल फोर्स का नाम क्या है? कोरस नाम है। और 2022-23 के बजट में भारतीय रेलवे में 400 वंदे भारत ट्रेन का संचालन की घोषणा की गई है। वहीं बात करें रेलवे से रिलेटेड तो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में निर्माण किया जा रहा है। सूरत में निर्माण किया जा रहा है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। 0 से 18 वर्ष की आबादी में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। ये आर्थिक सर्वेक्षण में 0 से 18 वर्ष की उम्र वाली आबादी का हिस्सा जो भी है वो कितना है? 42% से अधिक है। बिहार में 42% से अधिक है, जो कुल मिलाकर देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा कहाँ है? बिहार में। हिस्सा बिहार में है। आंकड़ों के अनुसार बताएं तो बिहार में कितने बच्चे हैं? तो बिहार में 5.18 करोड़ बच्चे हैं। इतने बच्चे बिहार में हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। ये जो बिहार, इसमें अभी जो करंट हम दे रहे हैं इसमें बिहार स्पेशल क्वेश्चन है जो आर्थिक सर्वेक्षण से होंगे, बिहार बजट से होंगे, जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम में ये बहुत मददगार साबित होंगे। तो अब हम छठे क्वेश्चन पर बात करें। तो आज का मेरा छठा प्रश्न है, हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य से ग्लाइकोसिम्स एल्बिकॉर्पा की नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी जीव वन्य अभ्यारण्य, बी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, डी वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य। कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्लाइकोसिम्स नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसे सफेद फल वाली प्रजाति कही जाती है। जिसे क्या कहते हैं? सफेद फल वाली प्रजाति कही गई है। इसका खोज किसने किया है? तो इसका खोज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा खोज किया गया है। वहीं बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु सरकार ने समुद्र में तस्करी और शिकार को रोकने और वन्य जीव की रक्षा करने के लिए एक एलीट फोर्स का गठन किया है। बात करें तो एलीट फोर्स का काम कहाँ पे होगा? तो मन्नार की खाड़ी में एलीट फोर्स वहाँ के वन्य जीव के शिकार को रोकेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। तो वहीं बात करें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में डुगोंग सर्वेक्षण केंद्र भी राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में ही है। वहीं बात करें तमिलनाडु में ही
सबसे पहले जाने डुगोंग का मतलब क्या होता है। डुगोंग का मतलब हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इसका अर्थ होता है समुद्री गाय। समुद्री गाय। और तमिलनाडु के बारे में और जान लें। तमिलनाडु में ही वगई नदी, कौन सी नदी? तमिलनाडु के वगई, एक मिनट, वगई नदी पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जो द्रविड़ शैली की एक मंदिर है। और द्रविड़ शैली की खासियत क्या है? वो पिरामिड नुमा आकृति का, ये किस तरह होता है? पिरामिड नुमा शैली का होता है। और पिरामिड नुमा शैली ही द्रविड़ शैली की सबसे खास बात है। वहीं बात करें सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में जान लें। यह तमिलनाडु में ही है। ये टाइगर रिजर्व है जिसे T/2 अवार्ड से नवाजा गया है या इन्हें दिया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। तो आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए बेगूसराय, बी पटना, सी मुंगेर, डी भागलपुर। तो इसका राइट आंसर है पटना। पटना आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का पहला स्थान है, जो प्रति व्यक्ति आय 1.31 लाख रुपये है। इसी के साथ पूरे बिहार में पहले स्थान पर। वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर बेगूसराय है। बेगूसराय दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे मुंगेर है। तीसरे स्थान पे मुंगेर। और चौथे स्थान पे कौन है? तो चौथे स्थान पर भागलपुर है। और 5वें स्थान पे जान ले तो 5वें स्थान पे रोहतास है। रोहतास कितने पे है? 5वें पे। वहीं बात करें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो ये शिवहर है। शिवहर है जहां 19.6 हजार प्रति व्यक्ति आय है। वहीं बात करें शिवहर का तो बिहार का सबसे घनत्व आबादी वाला भी जिला है। ये घनत्व आबादी वाला जिला है। और शिवहर क्या चीज के लिए है? शिवहर में बिहार का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रति 10 लाख की आबादी पर तीसरा सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र है। वहीं बात करें तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2025, बी 2040, सी 2024, डी 2030। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2030। 2030 तक बिहार सरकार ने विद्यालय में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और बिहार में शिक्षा में सुधार और शैक्षणिक सुधार और शैक्षणिक की संरचना की रफ्तार कायम रहे तो एक दशक में कितना हो जाएगा? 100% की साक्षरता होने की प्रबल संभावना है। वहीं बात करें बिहार में विधानमंडल में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार ने 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100% नामांकन हेतु हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। तो आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में SLINEX युद्धाभ्यास कौन सा संस्करण 7 मार्च 2022 को शुरू किया गया है?
ऑप्शन ए 9वां, बी 8वां, सी 7वां, डी 10वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9वां संस्करण। ये हाल ही में श्रीनेक्स का युद्धाभ्यास का ये 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को शुरू किया गया है। वहीं बात करें तो श्रीनेक्स युद्धाभ्यास भारत की नौसेना और श्रीलंका की नौसेना द्वारा किया जाता है। और इस बार का श्रीनेक्स युद्धाभ्यास 2 चरणों में बांट दिया गया है। दो चरणों में बांट दिया गया है। पहला चरण 7 मार्च से 8 मार्च तक जो विशाखापट्टनम में किया जाएगा, और वहीं दूसरा 9 मार्च से 10 मार्च तक बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। वहीं बात करें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस किर्च के द्वारा किया जा रहा है, और यह एक निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट है। वहीं बात करें तो श्रीनेक्स आखिरी बार श्रीनेक्स का अक्टूबर 2020 में त्रिकोमाली में के तट पर किया गया था। इसका उद्देश्य जान लें तो इसका उद्देश्य यह है कि अंतर संरचना को सुधार करना, आपसी बढ़ावा, आपसी समझ को बढ़ाना और दोनों नौसेनाओं के बीच आयामी और समुद्री संचालन सर्वोत्तम की प्रथाओं और प्रक्रियाओं को आदान प्रदान करना। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सर्वोच्च रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? ऑप्शन ए 1 करोड़, बी 1.25 करोड़, सी 1.5 करोड़, डी 2 करोड़। तो इसका राइट आंसर है 1.25 करोड़, 10 का सी। तो इनके बारे में विस्तार से जान लें। इनमें से आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में जो मनरेगा के तहत जो 1.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, इनमें कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? इनमें कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? सड़कों और पारंपरिक जन निकायों और सरकारी जमीन और व्यक्तिगत जमीन पर पौधारोपण का शामिल है। वहीं पौधारोपण की तिथि 5 वर्षों तक की देखभाल के लिए वन पोषण का प्रावधान भी किया गया है। वन पोषण का प्रावधान किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में पुणे मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए उद्धव ठाकरे, बी नरेंद्र मोदी, सी अश्विनी वैष्णव, डी अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुणे में मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जो 12 किलोमीटर लंबी उद्घाटन किया गया। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इस मेट्रो की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। साथ ही उन्होंने पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज
शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है, जो प्रतिमा 1850 किलोग्राम है और ये किससे बना हुआ है? गन मेटल से बना हुआ है। ये गन मेटल से बना हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 9.5 फीट लंबी है। वहीं बात करें पीएम मोदी ने पुणे के लावले परिसर में सिम्बायोसिस आरोग्य धाम का भी उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने पुणे के बनेर इलाके, कौन से इलाके? बनेर इलाके में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। वहीं पीएम मोदी ने मुथा नदी परियोजना का कायाकल्प और प्रदूषण उन्मूलन की आधारशिला भी रखी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने पुणे के बालेवाड़ी में आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। तो आज का 12वां प्रश्न और मेरा ये अंतिम प्रश्न होगा, हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए DN पटेल, बी MM श्रीवास्तव, सी दीपक चटर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए DN पटेल। DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। जो इनका कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल 4 साल होगा, या तो 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इनका रिटायर कर दिया जाएगा। ये मतलब रिटायर हो जाएंगे। और इनकी नियुक्ति किसने की है? तो इनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा किया गया है। इससे पहले बात करें तो DN पटेल झारखंड के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। वहीं बात करें तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई और इसकी स्थापना के क्षेत्र में इसका उद्देश्य जो है उपभोक्ताओं के हितों के लिए रक्षा के लिए इसका बनाया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी I8।